तो दोस्तों, ये कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जो कि ज़ॉम्बी वायरस के दौरान अपने स्कूल में फंस जाते हैं, जहां ज़ॉम्बी बने दूसरे बच्चे ने मारने के लिए ढूंढ रहा है। अब ये बच्चे किस तरीके से अपनी जान बचाएंगे या फिर ये ज़ॉम्बी वायरस कैसे फैला, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो कहानी की शुरुआत में हम जिनसू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे उसके स्कूल के बुली गैंग के लड़के मार रहे थे। वो बुली गैंग के लड़के जिनसू को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां पर जिनसू को कुछ होने लगता है। ऐसा लगता है कि जिनसू एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है। जिनसू लड़कों से फाइट बैक भी करता है, लेकिन इस फाइट के दौरान जिनसू छत पर से नीचे गिर जाता है। खैर, अब इसके बाद जिनसू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब जिनसू से मिलने के लिए उसके फादर आते हैं। जिनसू के फादर का नाम मिस्टर ली होता है। मिस्टर ली वहां पर देख पाते हैं कि जिनसू अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जिनसू अपने फादर से कहता है कि मैं उन लड़कों को मारना चाहता था जिन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। अब यहाँ पर गुस्से की वजह से जिनसू एक बार फिर से ज़ॉम्बी बनने लगता है। मिस्टर ली जानते थे कि उनका बेटा ज़ॉम्बी बन रहा है। अब ज़ॉम्बी बनने के बाद जिनसू अपने फादर पर ही अटैक कर देता है। जब मिस्टर ली अपने आप को बचाने के चक्कर में वहां पर एक बुक को उठाते हैं और बस किताब की मदद से अपने बेटे को वहीं पर मार डालते हैं। अब फिर मिस्टर ली अपने बेटे की डेड बॉडी को एक सूटकेस में डालकर कहीं पर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक से जिनसू का हाथ सूटकेस से निकलकर बाहर आता है। तभी वहां पर मिस्टर ली देख पाते हैं कि जिनसू अभी भी मरा नहीं है, यानी जिनसू अभी भी जिंदा है। खैर, अब इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम योसाना स्कूल को देख पाते हैं, जहाँ पर जिनसू के फादर यानी मिस्टर ली एक टीचर की जॉब करते हैं। यहीं सभी स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटी में लगे हुए थे और काफी खुश थे। खैर, अब हम एक लड़की योंजू को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठी है। योंजू को अपने साइंस लैब में से कुछ आवाजें आती हैं। योंजू जब उस साइंस लैब में पहुंचती है तो वहां पर उसे एक चूहा मिलता है। योंजू उस चूहे को क्यूट समझ रही थी, इसलिए वो अपनी उंगली को उस चूहे के पास दे देती है, लेकिन तभी वो चूहा योंजू का हाथ पर काट लेता है और तभी योंजू का हाथ से खून बहने लगता है। अब हम इस चूहे को देख पाते हैं जो कि बाकी चूहों से बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। अब तभी इतने में ही वहां पर मिस्टर ली पहुंच जाते हैं। मिस्टर ली देख पाते हैं कि योंजू को उस चूहे ने काट लिया है। अब इससे पहले कि योंजू वहां से जा पाती, मिस्टर ली योंजू को पकड़ लेते हैं और उसका मुंह बांध कर उसे साइंस लैब में बंद कर देते हैं। खैर, अब इसके बाद हम कुछ और स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनके नाम च्योंगसान और ग्योंगसू होते हैं। च्योंगसान के पास उसकी फ्रेंड ओंजो आती है और उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड ईसाक भी होती है। यहाँ से चारों मिलकर च्योंगसान की मॉम के रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। यहाँ पर ये लोग खाना खाते हुए मिस्टर ली के बारे में बातें करते हैं, जैसे कि जब से मिस्टर ली का बेटा जिनसू गायब हुआ है, जब से मिस्टर ली बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं और उनके पास से काफी बुरी स्मेल भी आती है। यहाँ पर इस बारे में किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता था कि जिनसू अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। यहाँ पर इन सभी को लग रहा था कि शायद जिनसू मिसिंग हो गया है। खैर, अगले दिन हम सभी स्टूडेंट्स को दोबारा से स्कूल में जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम च्योंगसान की क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के सीओ को देख पाते हैं, जो कि देखता है कि भाई बुली गैंग एक बार फिर से दो स्टूडेंट्स को बुली करने के लिए कहीं पर लेकर जा रही है। वो बुली गैंग उन दोनों स्टूडेंट्स को एक बिल्डिंग में ले आते हैं और वो वहां पर उस लड़के को मारने लगते हैं और इसके बाद उसमें जो लड़की होती है ये सब मिलकर उस लड़की की न्यूड वीडियो बना लेते हैं। अब तभी वहां पर सीओक पहुंच जाता है, जो कि उन दोनों को वहां से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उस बुली गैंग का लड़का जिसका नाम ग्यू नाम होता है वो उस लड़की की न्यूड वीडियो को उसकी मॉम को सेंड करने के लिए कहता है और इसके बाद वो उन दोनों को वापस आने के लिए कहता है। अब सीओक तो उन दोनों को यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन उस लड़की को डर है कि कहीं उसकी वो न्यूड वीडियो उसकी मॉम को ना सेंड कर दे। अब इसकी वजह से उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। अब सीओक तो वहां से चला जाता है। स्कूल के अंदर ओंजो सीओक को देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सीओक ओंजो गुड मॉर्निंग कहकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओंजो सीओक को पसंद करती है। इसके बाद ओंजो सीओक के पास भागते हुए जाती है। वो सीओक से कहती है कि आज लंच के बाद मुझे रूफटॉप पर मिलना। खैर, अब इसके बाद ये सभी स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर आ जाते हैं और इसके बाद इनकी टीचर मिस पार्क क्लास के अंदर आती हैं। मिस पार्क सभी स्टूडेंट से पूछती हैं कि क्या तुम में से किसी ने भी योंजो को देखा है, क्योंकि वो कल से अपने घर नहीं पहुंची है। योंजो वही लड़की है जिसे मिस्टर ली ने लैब में बंद कर रखा है। यहाँ पर एक लड़का मिस पार्क को बताता है कि उसने आखिरी बार योंजो को साइंस लैब में ही देखा था। इसके बाद मिस पार्क मिस्टर ली के पास जाती हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि मेरे एक स्टूडेंट मिसिंग है और उसे आखिरी बार तुम्हारे लैब के अंदर ही देखा गया था, और क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। लेकिन मिस्टर ली उससे कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर, अब इसके बाद मिस पार्क यहाँ से चली आती हैं। अब मिस्टर ली लैब के अंदर आते हैं, जहाँ पर योंजो बंधी हुई होती है। अब योंजो भी धीरे धीरे जिनसू की तरह ही ज़ॉम्बी बन रही थी। अब इसके बाद मिस्टर ली अपने लैपटॉप को ऑन कर रिकॉर्ड करते हुए इस सब के बारे में सब कुछ बताते हैं। मिस्टर ली योंजो को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए एक दवाई को उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। इधर मिस पार्क जब अपनी क्लास में पढ़ा रही थी तो इधर योंजो दूसरी तरफ छूट जाती है। इस क्लास के अंदर हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम हीसू होता है। यहाँ पर उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताती और वह यहाँ पर मिस पार्क को वॉशरूम जाने का बोल कर यहाँ से चली आती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर योंजो आती है जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और अब वो एक ज़ॉम्बी में बदलने वाली थी। योंजो क्लास में आकर ही गिर जाती है। यहाँ पर वो सभी को बताती है कि साइंस टीचर मिस्टर ली ने मुझे लैब में बांध कर रखा था
अब यहाँ पर योंजो की इतनी ज़्यादा खराब हालत को देखकर वो सभी लोग जल्दी से उसे स्कूल की नर्स के पास ले जाने लगते हैं। वहीं वो लड़की यूसु भी जो कि क्लास से वॉशरूम का बहाना लेकर बाहर निकल कर आई थी, वो भी किसी वजह से नर्स के पास आती है। वो वहां पर पहुंचकर नर्स से कहती है कि मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। अब नर्स इससे पहले कि उसे चेक करती, मिस पार्क योंजो को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो नर्स यूसु को छोड़कर योंजो को देखने लगती है। अब यहाँ पर यूसु को समझ में आ चुका था कि उसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर मिस पार्क देख पाती है कि यहाँ पर योंजो को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर उसे यहाँ पर बुलाती हैं। इधर योंजो भी अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। अब तभी अचानक से वो वायरस योंजो की बॉडी में तेजी से फैलने लगता है, इसीलिए वो नर्स उसे एक इंजेक्शन देकर वहां पर उसे बेहोश कर देती है। अब वो एम्बुलेंस स्कूल में आकर योंजो को यहाँ से ले जाती है। मिस पार्क ओंजो और सियोक से यहाँ पर कहती है कि अब इस बारे में किसी को भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बताना, लेकिन ओंजो की दोस्त ईसाक ने पहले ही सबको जाकर सब कुछ बता दिया होता है कि किस तरीके से ओंजो हरकतें कर रही थी और उसे मिस्टर ली ने कैद कर रखा था। अब यहाँ पर वही लड़की हीसू अपना बैग लेकर क्लास से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर उसका इलाज नहीं हो सकता। अब क्योंकि पूरी क्लास में योंजो के बारे में सब सोच रहे थे, तो हीसू पर कोई ध्यान भी नहीं देता। इधर दूसरी तरफ सियोक ओंजो से पूछता है कि तुम मुझे स्कूल की छत पर मिलने के लिए क्यों बुला रही थी। अब तभी ओंजो अपने आसपास देखती है और इसके बाद वो अपना नेम टैग सुयोक को देखकर अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहती है। यहाँ पर सुयोक उसे जवाब नहीं दे पाता और तभी च्योंग सान ओंजो को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद ओंजो यहाँ से चली आती है। सुयोक च्योंग सान को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और इसके बाद ये दोनों क्लास के अंदर जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ मिस पार्क और एक टीचर भी मिस्टर ली के पास जाते हैं। यहाँ पर वो मिस्टर ली को बताते हैं कि हमने योंजो को हॉस्पिटल भेज दिया है। अब ये सुनने के बाद मिस्टर ली पूरी तरीके से घबरा चुके थे, इसलिए वो कहने लगते हैं कि हमें योंजो को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था और हमें किसी भी तरीके से उसे हॉस्पिटल पहुंचने से रोकना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी मिस्टर ली की बातें नहीं सुनता। उल्टा ही मिस पार्क ने यहाँ पर पहले ही पुलिस को कॉल कर बुला लिया होता है, क्योंकि मिस पार्क को पता चल चुका था कि मिस्टर ली ने योंजो को अपने पास कैद कर रखा था। अब तब यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर और एक डिटेक्टिव आते हैं। डिटेक्टिव मिस्टर ली को अरेस्ट कर यहाँ से ले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें उसी नर्स को दिखाया जाता है, जिसे अब पता चलता है कि योंजू ने उसे भी काट लिया था और अब उनके अंदर भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है, जिससे कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। अब यहाँ पर लंच टाइम होता है, जिससे कि सभी बच्चे अपनी क्लासों में से निकल कर बाहर आते हैं। सुयोक अपनी क्रश नामरा के पास जाता है। सुयोक नामरा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पर सुयोक नामरा से स्कूल के बाद योंजो के पास मिलने चलने के लिए कहता है, लेकिन नामरा उसे साफ साफ मना कर देती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर उस बुली गैंग के दो लड़के नर्स की क्लास के पास से गुजर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर देख पाते हैं कि नर्स बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और वो वहाँ पर उन्हें देखकर उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन नर्स अब एक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और इसके बाद वो उन दोनों पर अटैक करती है। वहाँ पर नर्स एक लड़के के काट लेती है। ये देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन नर्स उनके पीछे पड़ जाती है। अब इधर ये लड़का भी नर्स के काटने के बाद अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो यहाँ पर मौजूद सभी लड़कों को काटने लगता है और अब देखते ही देखते सभी बच्चे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ वही लड़की उंजी, जिसकी उस बुली गैंग ने न्यूड वीडियो बनाई थी, अब यहाँ पर वो अपने आप में बहुत ही बेकार फील कर रही थी। अब वो यहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो सुसाइड करने का फैसला करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। उंजी अपने दोस्त से कहती है कि मुझे पता है कि वो बुली गैंग मेरी उस वीडियो को अपलोड कर देंगे, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन उंजी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और यहाँ पर उसे लगने लगता है कि ये जगह उसके लिए नर्क है, इसलिए अब यहाँ से कूदने के लिए पीछे मुड़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर उन दोनों को वहाँ पर कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो वहाँ पर खिड़कियों से नीचे कूद रहे थे। अब यहाँ पर देखते ही देखते पूरे स्कूल में वो ज़ॉम्बी फैल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास की टॉपर नामरा अपने पूरे फोकस के साथ अपनी बुक पढ़ रही थी, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पर सुयोक आकर उसे किसी तरीके से वहाँ से बचा कर ले जाता है। वहीं इधर दूसरी तरफ ओंजो और च्योंग सान कैफेटेरिया में होते हैं। यहाँ पर ओंजो च्योंग सान को बताती है कि उसने सियोक को बता दिया है कि वो उसे पसंद करती है और उसने उसे डेट पर चलने के लिए भी कहा है। अब ये सुनने के बाद मानो च्योंग सान को एक धक्का सा लगता है। यहाँ पर च्योंग सान का दिल टूट चुका था। दरअसल दोस्तों, च्योंग सान ओंजो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन ओंजो को इस बारे में नहीं पता कि च्योंग सान उसे पसंद करता है और वह यहाँ पर ओंजो को इस बारे में पता भी नहीं चलने देता। अब तभी अचानक से उस कैफेटेरिया में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, जिससे कि यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अब यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब तभी अचानक से वहाँ पर ओंजो गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी च्योंग सान यहाँ पर आकर किसी तरीके से उसे उससे बचाता है। उस कैफेटेरिया में ज़ॉम्बीज़ बच्चों को काट कर वहाँ पर लगातार ज़ॉम्बीज़ बना रहे थे। च्योंग सान यहाँ पर बचे हुए और बच्चों के साथ मिलकर ओंजो को यहाँ से किसी तरीके से निकाल कर यहाँ से ले जाने लगता है। यहीं पर बुली गैंग का एक लड़का ग्यू नाम किसी तरीके से ज़ॉम्बीज़ को मारकर अपनी जान बचा रहा था और वो एक जगह पर जाकर छुप जाता है। इधर च्योंग सान और ओंजो भी उस कैफेटेरिया से निकल कर बाहर आ गए थे।
लेकिन ये दोनों किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब तभी एक आदमी वहां पर अपनी गाड़ी लेकर आता है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था और तभी अचानक से उसकी गाड़ी वहां पर टकरा जाती है। अब चोंगसान ये देखने के बाद ओंजो को लेकर जल्दी से उसके ऊपर चढ़ता है और उसके बाद ये दोनों उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। अब तभी रास्ते में चोंगसान को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है, लेकिन ओंजो किसी तरीके से उस ज़ॉम्बी को हटाती है। अब ये दोनों जल्दी से उस जगह से भागते हैं और ये किसी तरीके से अपनी उस क्लास में पहुंचते हैं जहाँ पर इनके साथ के और भी बच्चे छुप कर बैठे हुए थे। इसके बाद ये लोग वहां पर अपने आप को चारों तरफ से लॉक कर लेते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें सुयोग को दिखाया जाता है जो कि नामरा के साथ भाग रहा था। अब तभी उन दोनों को वहां पर एक सीढ़ी दिखती है। अब सुयोग और नामरा भी उस सीढ़ी की मदद से अपनी उस क्लास में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके साथ के लोग होते हैं। अब ये सभी लोग अपने इस स्कूल में भयानक मंजर देखने के बाद समझ चुके थे कि इनके स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। अब इसके बाद फिर से हम योंजो को देखते हैं जो कि अब एक हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन योंजो को यहाँ पर अभी होश नहीं आया था। इधर दूसरी तरफ हमें उस डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि लगातार पुलिस स्टेशन में मिस्टर ली से पूछताछ कर रहे थे। यहाँ पर उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि मिस्टर ली ने बायोलॉजी में पीएचडी कर रखी है और वो पहले एक कंपनी में भी काम किया करते थे, लेकिन इसके बाद मिस्टर ली ने उस जॉब को छोड़ दिया और इसके बाद वो एक टीचर बन गए। यहाँ पर मिस्टर ली उन्हें बताते हैं कि उनके बच्चे जिनसू को सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे, खासकर बुली गैंग के लड़के। उन्होंने कई बार उस बुली गैंग को समझाया, लेकिन फिर भी वो उनके बेटे जिनसू को परेशान किया करते थे। इसके बाद उन्होंने एक चूहे पर रिसर्च कर उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया और फिर उस चूहे को एक बिल्ली के साथ रखा, जहाँ पर वो बिल्ली रोज चूहे को मारा करती थी। लेकिन फिर एक दिन उस चूहे ने अपने लिए फाइट बैक की और इसके बाद वो चूहा उस बिल्ली को मारने लगा और इसके बाद मिस्टर ली ने उस चूहे के अंदर से उसके हार्मोन्स को निकाल लिया और उससे एक दवाई बनाकर उस दवाई को अपने बेटे के शरीर में इंजेक्ट किया। लेकिन इस चीज से उनका बेटा ताकतवर होने की जगह एक ज़ॉम्बी बन गया। अब वो डिटेक्टिव मिस्टर ली के मुंह से ये बातें सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। इधर दूसरी तरफ हमें योंजो को दिखाया जाता है जिसे होश आ चुका था। योंजो यहाँ पर डॉक्टर्स को काटने लगती है। सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इधर दूसरी तरफ हमें वही लड़की यूसु को दिखाया जाता है जो कि अपनी परेशानी से जूझती हुई यहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो एक गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचती है। इस गाड़ी के अंदर योसान हाई स्कूल के एथलीट बच्चे थे जो कि कंपटीशन के लिए बाहर गए थे, लेकिन अब जब वो दोबारा से अपने स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें अपने चारों तरफ ज़ॉम्बीज मिलते हैं। इधर चोंगसान और बाकी सभी भी अपनी जान बचाकर किसी तरीके से उस क्लास में छुपे हुए थे। यहाँ पर इन लोगों को एक फोन मिलता है और ये जल्दी से इमरजेंसी को कॉल लगाकर बताते हैं कि हम योसान हाई स्कूल में फंसे हुए हैं और हमारे चारों तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, तुम किसी भी तरीके से जल्द हमें यहाँ से निकलवाओ। लेकिन इमरजेंसी कॉल डिपार्टमेंट वाले सोचते हैं कि बच्चे इनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद इनके पास हॉस्पिटल से और दूसरी जगह से भी ज़ॉम्बीज के कॉल आने लगते हैं, जिससे कि ये लोग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इधर काफी देर होने के बाद भी जब ये लोग देखते हैं कि इनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया तो ये लोग समझ जाते हैं कि उन लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया होगा। इसलिए अब ओंजो फायर डिपार्टमेंट में कॉल कर अपने फादर को यहाँ पर आने के लिए कहती है, क्योंकि ओंजो के डैड एक फायर फाइटर थे। अब यहाँ पर ओंजो के डैड भी अपनी पूरी टीम को लेकर दूसरे लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर ये सारे बच्चे भी अब काफी ज्यादा डरे हुए थे। अब तभी अचानक से इनके क्लासरूम में एक टीचर आते हैं। ये सभी बच्चे उस टीचर को बिल्कुल ठीक समझ रहे थे, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि उनके टीचर के हाथ पर भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिससे कि लोग समझ जाते हैं कि ये भी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। एक लड़की उनसे कहती है कि तुम बाहर चले आओ, लेकिन वो बाहर नहीं जाते और इसके बाद वो ज़ॉम्बी बनने के बाद उस लड़की पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर वो टीचर उस लड़की को काट लेते हैं। इसके बाद चोंगसान किसी तरीके से उस टीचर को रोकता है। इधर अब वो लड़की जिसे उस टीचर ने काटा था अब वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि वो भी एक ज़ॉम्बी बनने वाली है। अब वो लड़की अपनी दोस्त नायोन के पास जाती है, लेकिन नायोन उसे लात मारकर उसे पीछे कर देती है। अब तभी वो लड़की भी वहां पर ज़ॉम्बी बनने लगती है। ये देखने के बाद वो सभी लोग उस क्लास से निकल कर वहां से बाहर भागते हैं। अब तभी उनके सामने और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये सभी बच्चे उन ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं और वो वहां पर क्लास की विंडो और गेट को तोड़ते हुए उन ज़ॉम्बीज को रोकते हुए किसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये सब ऊपर की तरफ भागते हैं और किसी तरीके से ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ऊपर पहुंच भी जाते हैं। अब तभी यहाँ पर सुयोक ज़ॉम्बी से फाइट करते करते नीचे गिर जाता है। चोंगसान उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ रहा था, लेकिन सुयोक उससे कहता है कि मैं इन सबको संभाल लूंगा, तुम आगे जाकर उन सबको संभालो। अब चोंगसान जल्दी से उनके पास चले जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। ये किसी तरीके से यहाँ पर उन ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे और तभी ओंजो यहाँ पर एक क्लासरूम का गेट खोलती है और इसके बाद ये सभी लोग उस क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ओंजो देखती है कि उसका फोन बाहर ही गिर गया था, जिसकी वजह से अब वो किसी को भी कॉल कर नहीं बुला सकती। खैर अब इसके बाद किसी बात को लेकर नायोन और ग्योंगसू के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन किसी तरीके से वो सभी लोग मिलकर उन्हें रोकते हैं। अब तभी ओंजो यहाँ पर देखती है कि सुयोग बाहर ही रह गया है। अब क्योंकि ओंजो सुयोग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी तो इसकी वजह से उसे उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। इधर दूसरी तरफ उंजी
अपने फ्रेंड के साथ बिल्डिंग के टॉप पर रुकी हुई थी। उंजू यहाँ पर अभी भी उस बुलिंग गैंग के बारे में ही सोच रही थी। वो चाहती थी कि यहाँ पर सभी लोग मर जाएं। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बुली गैंग का एक साथी कोई नाम अभी भी एक कैफेटेरिया में छुपा हुआ था और वो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए उसके साथ ही छुपी हुई एक लड़की को बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ उस लड़की को वहां पर खा जाते हैं। इधर दूसरी तरफ वॉशरूम के अंदर हम कुछ और मैन कैरेक्टर को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का 2 लड़कियों के साथ वॉशरूम में फंसा हुआ था। तब यहाँ पर मिंजी नाम की एक लड़की देखती है कि उसके साथ की लड़की को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब इसीलिए वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही है। अब तभी मिंजी उसे एक वॉशरूम में बंद कर देती है। इधर दूसरी तरफ इन सभी बच्चों की टीचर मिस पार्क किसी तरीके से सभी ज़ॉम्बी से बचते हुए अनाउंसमेंट रूम में जाती है। इधर वॉशरूम में वही लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तब वो लड़का और मिंजी मिलकर उस लड़की पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की वहां पर नहीं मरती। अब तभी उन्हीं एथलीट में से एक लड़का और एक लड़की आकर अपने तीर से उस ज़ॉम्बी को वहां पर मार देते हैं। यहाँ पर ये तीरंदाज लड़की हारी अपने भाई को यहाँ से ज़ॉम्बी से बचाने के लिए आई थी। इधर मिस पार्क अनाउंसमेंट रूम में सभी बच्चों को अनाउंसमेंट कर बताती हैं कि हमारे स्कूल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए तुम लोग इस वक्त जहाँ पर भी हो अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वहां पर छुप जाओ और हो सके तो इस स्कूल से निकल कर बाहर भाग जाओ। अब जितने ही बच्चे यहाँ पर बचे हुए होते हैं वो सभी मिस पार्क की इस अनाउंसमेंट को सुन लेते हैं। ये ओंजो सुयोग के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। तभी उसके दोस्त ईसाक उसके पास आकर उससे कहती है कि सुयोग जहाँ पर भी होगा इस समय ठीक होगा। अब तभी ओंजो यहाँ पर देख पाती है कि ईसाक के हाथ यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। यहाँ पर ये सभी बच्चे समझ चुके थे कि ईसाक को भी अब किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब तभी अचानक से ईसाक की नाक से भी खून बहने लगता है और अब देखते देखते ईसाक भी एक ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। यहाँ पर ओंजो को यकीन नहीं हो रहा था कि ईसाक एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, क्योंकि ईसाक और ओंजो बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं। ओंजो ईसाक से दूर नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन तभी अचानक से चोंगसान उसके पास आकर ईसाक से उसे दूर करता है, लेकिन तभी अचानक से ईसाक उसके ऊपर अटैक कर देती है। तब चोंगसान बड़ी मुश्किल से ईसाक को धक्का देकर नीचे गिराता है, लेकिन इससे पहले कि ईसाक नीचे गिर पाती ओंजो उसका हाथ पकड़ लेती है। दरअसल ओंजो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती। उसे ईसाक के साथ बिताए हुए अपने सारे अच्छे पल याद आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर चोंगसान ईसाक को मारकर किसी तरीके से नीचे गिरा देता है। इस बात से ओंजो को काफी ज्यादा दुख होता है और वो वहां पर रोने लगती है। वहीं इधर दूसरी तरफ हम सुयोग को देख पाते हैं, जो कि अभी भी जिंदा था। वो ज़ॉम्बी से बचकर एक रूम में फंसा हुआ था। इधर चोंगसान और बाकी सब भी जिस रूम में फंसे हुए थे वहां पर अब ज़ॉम्बी आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अब ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। चोंगसान को अपने बाहर एक बॉर्डर हाउस मिलती है, जिसकी मदद से सभी लोग नीचे अनाउंसमेंट रूम में जाने लगते हैं, जहाँ पर इनकी टीचर मिस पार्क भी छुपी हुई थी। अब इसके बाद एक एक कर ये सभी लोग उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर नामरा सोयोग के लिए एक मैसेज को छोड़ती है। यहाँ पर उसने उस मैसेज में लिखा होता है कि हम सब अनाउंसमेंट रूम में। अब इसके बाद नामरा भी नीचे चली आती है। अब यहाँ पर चोंगसान और ओंजो ही बचे हुए होते हैं। यहाँ पर चोंगसान ओंजो को समझाता है कि उसे किसी भी तरीके से अपने आप को संभालना होगा, सिर्फ तुमने ही अपनी फ्रेंड नहीं खोई है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनके दोस्त अब ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और इस बात से मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है। ये कहने के बाद वो ओंजो को नीचे फेंकता है। इधर दूसरी तरफ हमें सोयोग को दिखाया जाता है, जिसे अब ज़ॉम्बीज़ देख लेते हैं, इसलिए वो उन ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ दूसरी तरफ जाने लगता है। इधर दूसरी तरफ चोंगसान के पीछे पीछे वो ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे और इसके बाद वो ज़ॉम्बीज़ चोंगसान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन चोंगसान किसी तरीके से उस बॉर्डर हाउस को पकड़ कर लटक जाता है, जिससे कि वो सारे ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अभी भी एक ज़ॉम्बी चोंगसान की टांग को पकड़े हुआ था। यहाँ पर सुयोग भी चोंगसान को देख लेता है। वो यहाँ पर चोंगसान को बचाने के लिए नीचे कूदकर बॉर्डर हाउस को पकड़ लेता है। इसके बाद सुयोग नीचे जाकर उस ज़ॉम्बी को अपने पैर से मारता है और इसके बाद उसे नीचे गिरा देता है, जिससे दोनों यहाँ पर बच जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग उस अनाउंसमेंट रूम में पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर एक बार फिर से ग्योनसू और नायोन के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगती है, लेकिन तभी मिस पार्क बीच में आकर इनकी लड़ाई को शांत कराती है। इसके बाद ये सब यहाँ पर रखे कंप्यूटर से चेक करते हैं कि आखिर बाहर के हालात क्या हैं। इधर दूसरी तरफ हम वही लड़की हीसू को देखते हैं, जो कि अब टॉयलेट में होती है और वह यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि हीसू प्रेग्नेंट थी और इसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही थी। खैर इसके बाद हीसू अपने उस बच्चे को टॉयलेट में ही छोड़कर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक पुलिस ऑफिसर की कार आकर हीसू के ऊपर चढ़ने से बचती है। अब उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ निकल कर बाहर आते हैं, जो कि वहां पर मौजूद लोगों को काटने लगते हैं। एक आदमी इन सब की वीडियोस बना रहा था, लेकिन तभी अचानक से ज़ॉम्बी उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। यहाँ पर हीसू ये सब देखने के बाद वापस से टॉयलेट के अंदर आती है और इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाने लगती है। इधर अनाउंसमेंट रूम में ये सब फेसबुक को खोलते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाहर का माहौल कैसा है, जहाँ पर इन्हें यही वीडियो मिलती है। अब ये देखने के बाद ये लोग समझ चुके थे कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ इनके स्कूल में नहीं बल्कि बाहर भी फैल चुके हैं। अब तभी अचानक से वहाँ पर बॉर्डर हाउस खिड़की से टकराता है, जिससे कि उस खिड़की का गिलास टूट जाता है। उसकी मदद से एक ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर चोंगसान उसे रोकने की कोशिश करता है।
अब तभी वहाँ पर सियोक एक डंडा लेकर उसके मुंह के आर पार कर देता है, लेकिन इस चीज से भी उस जोम्बी को कुछ भी नहीं होता। अब तभी ग्योंगसू यहाँ पर रखी पीछे को उठाकर उस जोम्बी को मारता है, जिससे कि वो जोम्बी नीचे गिर जाती है। खैर अभी लोग यहाँ पर बच तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर नायोन देखती है कि ग्योंगसू के नाक से खून बह रहा है। इधर दूसरी तरफ हम ओंजो के डैड को देखते हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन टीम को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर पॉलिटिशियन का एक साथी भी जोम्बी बन चुका था, इसलिए ये लोग उसे चेयर से बांध देते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें नायोन को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोग को बताती है कि अब ग्योंगसू भी धीरे धीरे जोम्बी बनने वाला है। जरा देखो, इसका हाथ पर भी जोम्बी ने काट लिया। लेकिन ग्योंगसू उन सबसे कहता है कि मुझे किसी भी जोम्बी ने नहीं काटा, बल्कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी खरोच का निशान है। अब सभी लोग उस खरोच के निशान को देखकर समझ जाते हैं कि ग्योंगसू को किसी भी जोम्बी ने नहीं काटा है। लेकिन यहाँ पर नायोन नहीं मानती। वो कहती है कि इसा के जोम्बी बनने से पहले भी उसकी नाक से खून आया था, और अब ग्योंगसू की नाक से भी खून आ रहा है। इसलिए अब तुम लोग मानो या न मानो, लेकिन ग्योंगसू भी जोम्बी बन जाएगा। अब तब यहाँ पर नायोन सबसे बहस करने लगती है, लेकिन मिस पार्क इन्हें किसी तरीके से शांत कराती है। मिस पार्क ग्योंगसू से कहती है कि तुम कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग रूम में जाकर बैठ जाओ, जिससे कि थोड़ी देर बाद इन लोगों को यकीन आ जाएगा कि तुम एक जोम्बी नहीं हो, और फिर तुम हमारे साथ रह लेना। अब ग्योंगसू उनकी ये बात मान जाता है और रिकॉर्डिंग रूम में जाकर वहां पर लॉक हो जाता है। इधर दूसरी तरफ ग्योनाम किसी तरीके से कैफेटेरिया से निकल कर भागता है, लेकिन अब उसके पीछे बहुत सारे जोम्बीज पड़ चुके थे। ग्योनाम उनसे फाइट करता है और वहां पर एक चाकू उठाकर उन सबसे लड़ने लगता है। इसके बाद हम चोंगसान की मोम को देखते हैं, जो कि अपने रेस्टोरेंट में थी। उन्हें न्यूज से पता चलता है कि पूरे योसान हाई स्कूल में जोम्बी वायरस फैल चुका है, जिससे कि लोग धीरे धीरे जोम्बीज बन रहे हैं। अब ये खबर सुनने के बाद चोंगसान की मोम तुरंत ही चोंगसान को कॉल करती है, लेकिन चोंगसान के पास चोंगसान का फोन नहीं था, जिसकी वजह से चोंगसान की मोम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब वो तुरंत ही चोंगसान को बचाने के लिए जाने लगती हैं। इधर दूसरी तरफ ओंजो के फादर की टीम का एक मेंबर भी जोम्बी बन जाता है, और इसके बाद वो वहां पर मौजूद सभी पर हमला करने लगता है। लेकिन ओंजो के डैड किसी तरीके से उसे पकड़ते हैं और इसके बाद वो उसे यहाँ पर बांध देते हैं। खैर अब इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि पूरे योसान शहर को मिलिट्री वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं, ताकि कोई भी जोम्बी योसान से बाहर ना निकल पाए, और ये वायरस पूरे कोरिया में न फैलकर सिर्फ योसान में ही फैल रहा है। अब यहाँ पर उन मिलिट्री ऑफिसर्स को वो जोम्बीज देख लेते हैं, और इसके बाद वो जोम्बीज उन मिलिट्री ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें मिंजी और हारी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी वॉशरूम में बंद थी। अब यहाँ पर ये चारों लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो लोग यहाँ से निकलेंगे। इधर अनाउंसमेंट रूम में ग्योंगसू को आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन ग्योंगसू अभी भी कोई भी जोम्बी नहीं बना था। ये देखकर मिस पार्क ग्योंगसू को बाहर आने के लिए कहती हैं, लेकिन ग्योंगसू अब अपनी मर्जी से बाहर आना नहीं चाहता। अब ये देखने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग उस लड़की नायोन से कहते हैं कि तुम्हें ग्योंगसू के पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए, और मिस पार्क भी उस लड़की को अंदर जाने के लिए कहती है। इसके बाद नायोन ग्योंगसू के पास आती है और वो उसके पास आकर उसकी चोट को अपने रुमाल से साफ करती है। लेकिन नायोन इस वक्त भी ग्योंगसू से अच्छी तरीके से बातें नहीं कर रही थी, जिससे कि ग्योंगसू को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद नायोन बाहर आती है और उसके पीछे ग्योंगसू भी गुस्से में बाहर आने लगता है। यहाँ पर ग्योंगसू नायोन को ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था। ये सभी लोग मिलकर ग्योंगसू को शांत कराते हैं। ये लोग नायोन को ही बुरा कह रहे थे, लेकिन नायोन उनसे कहती है कि मैं सही थी, जरा तुम एक बार ग्योंगसू की तरफ देखो, वो धीरे धीरे एक जोम्बी बन रहा है। अब जब ये लोग ग्योंगसू की तरफ देखते हैं तो वो सच में अब एक जोम्बी बन रहा था। ये देखने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग पीछे हटने लगते हैं, लेकिन चोंगसान ये सब देखने के बाद हैरान था। चोंगसान ग्योंगसू का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, और वे नहीं चाहता कि ग्योंगसू भी एक जोम्बी बन जाए, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता। ग्योंगसू समझ चुका था कि वो भी धीरे धीरे जोम्बी बन रहा है, इसलिए वो वहां पर रोने लगता है। उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे। तभी मिस पार्क उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम वापस से रिकॉर्डिंग रूम में जाकर वहां पर बैठ जाओ, लेकिन नायोन यहाँ पर कहती है कि इसे बाहर निकाल दो। इसके बाद ग्योंगसू खुद ही बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो गेट खोलकर बाहर निकल पाता, वो एक कंप्लीट जोम्बी बन जाता है, और इसके बाद वो वहां पर उन लोगों पर हमला कर देता है। अब ये देखने के बाद चोंगसान खुद खिड़की के पास जाकर बैठता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। अब जैसे ही ग्योंगसू उसकी तरफ आता है तो चोंगसान खिड़की पर से हट जाता है। ग्योंगसू नीचे गिरकर बाकी सब जोम्बिस के साथ वहां से भागने लगता है। यहाँ पर चोंगसान अपने दोस्त को खोने की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर हमें दूसरी तरफ वही लड़की हीसो को दिखाया जाता है, जो कि सभी जोम्बिस से बचते हुए चोंगसान की मोम के रेस्टोरेंट में आकर छुपती है। लेकिन अब उसे भी एक जोम्बी ने काट लिया था। इसकी वजह से वो अपने बच्चों को एक टेबल पर रखकर खुद को कोने में जाकर रस्सियों से बांधने लगती है, ताकि जब वो एक जोम्बी बन जाए तो वो अपने बच्चों को चोट ना पहुंचा पाए। इसके बाद हीसू भी एक जोम्बी बन जाती है। इधर ओंजो के फादर भी उसी पॉलिटिशियन के साथ थे। वो उस पॉलिटिशियन को बताते हैं कि उन्होंने रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया और रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर ओंजो के डैड ओंजो के लिए काफी ज्यादा परेशान थे और वो ओंजो को कॉल भी करते हैं, लेकिन ओंजो के पास ओंजो का फोन नहीं था, जिसकी वजह से ओंजो के डैड की उससे बात नहीं हो पाती। अब इसकी वजह से ओंजो के डैड को और भी ज्यादा चिंता होने लगती है।
इधर चोंगसान और बाकी सब भी ग्योंगसू के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ग्योंगसू एक बहुत ही अच्छा लड़का था। लेकिन तभी यहाँ पर नायोन एक बार फिर से उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। इस बात से नामरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो नायोन के पास जाकर तुरंत ही उसे एक थप्पड़ मारती है और इसके बाद वो वहां पर उन सबको बताती है कि मैंने देखा था कि इसने जोम्बी का खून उस रुमाल पर लगा लिया था। और इसके बाद ग्योंगसू को उस रुमाल को देकर इसने जानबूझकर ग्योंगसू को जोम्बी बनने दिया। लेकिन नायोन उससे कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया। ये सुनने के बाद नामरा उससे कहती है कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो ये रुमाल तुम अपनी चोट पर भी लगाओ। लेकिन नायोन ऐसा नहीं करती। अब ये सब देखने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि ग्योंगसू को नायोन ने ही जोम्बी बनाया, जिससे कि वो सभी लोग नायोन पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। इसके बाद नायोन खुद ही उस कमरे से बाहर चली आती है। नायोन भी यहाँ पर रो रही थी, क्योंकि शुरू से अब तक उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। इधर मिस पार्क इन सभी बच्चों से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दोबारा से किसी भी बच्चे के साथ ऐसा मत करना। इसके बाद मिस पार्क नायोन को बचाने के लिए बाहर जाती है। नायोन की तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे, लेकिन तभी वहां पर मिस पार्क आकर नायोन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती हैं। इधर ये लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक बार फिर से अकेले हो चुके हैं। खैर अब इसके बाद हम एक ब्लॉगर को देखते हैं जो कि ओसान में बन रहे ज़ॉम्बीज़ की वीडियो बनाने के लिए आया था। खैर अब इसके बाद ये ब्लॉगर उन सभी ज़ॉम्बीज़ से बचकर वहां से भागने लगता है। इधर चोंगसान की मॉम भी किसी तरीके से ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए चोंगसान के स्कूल पहुंच चुकी थी। यहाँ पर उन्हें ग्योंगसू दिखता है, लेकिन उन्हें इस बारे में नहीं पता था कि ग्योंगसू भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। चोंगसान की मॉम ग्योंगसू के पास जाती है, लेकिन तभी ग्योंगसू उन्हें पकड़ लेता है। अब तभी और ज़ॉम्बी भी वहां पर आकर उन्हें वहां पर खाने लगते हैं। इधर कुछ समय बीतने के बाद ये सभी लोग आपस में बात करते हैं कि जरूर मिस पार्क और नायोन जिंदा होंगे, क्योंकि जब से दोनों बाहर गए तब से कोई भी आवाज नहीं आई है। अगर ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें काटा होता तो वो लोग जरूर चीखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो लोग जिंदा हैं। अब इसके बाद हम उंजी और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि अभी भी स्कूल की छत पर रुके हुए थे। यहाँ पर अभी तक इन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया था, इसलिए लोग आपस में बात करने लगते हैं। ये लोग बात करते हैं कि चाहे पूरा स्कूल तबाह हो जाए लेकिन हमें इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों को पुलिस ने काफी ज्यादा तंग किया था। अब इसके बाद हम ओंजो के डैड को देखते हैं, जो कि वहां पर मौजूद सभी लोगों को बताते हैं कि हम सबको बचाने के लिए कल सुबह रेस्क्यू टीम आएगी। यहाँ पर ओंजो के फादर उस पॉलिटिशियन से कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना होगा, जो कि ओसान हाई स्कूल में फंसी हुई है। लेकिन वो पॉलिटिशियन ओंजो के डैड से कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबके परिवार वाले कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और ये लोग भी चाहते हैं कि ये लोग बाहर जाकर अपने परिवार वालों को बचाएं, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए हम किसी को भी बाहर जाने नहीं दे सकते। मैं मानती हूँ कि तुम अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। खैर अब इधर हमें ग्यो नाम को दिखाया जाता है, जो कि कैफेटेरिया से बाहर आकर एक साइकिल से वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी साइकिल की चैन उतर जाती है। अब तभी वो दोबारा से उस बिल्डिंग के अंदर भागता है, और इसके बाद वो उस रूम में आकर वहां पर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। वहीं वो दोनों एथलीट उसी लड़की मिंची और उसके दोस्त के साथ वॉशरूम में ही फंसे हुए होते हैं। अब तब यहाँ पर मिंची और हारी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई होने लगती है। दोनों वहां पर एक दूसरे को मार रही थी, लेकिन तभी वहां पर मौजूद दोनों लड़के उन्हें रोकते हैं। इधर वो ब्लॉगर जो कि ओसान में ज़ॉम्बीज़ की वीडियो बनाने के लिए आया था, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़े हुए थे। वो किसी तरीके से ज़ॉम्बी से बचता हुआ एक जगह पर पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ बच्चे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उन बच्चे ज़ॉम्बी से बचकर वहां से भागने लगता है। इधर हम उस डिटेक्टिव को देख पाते हैं, जो कि मिस्टर ली से कहते हैं कि आज जो भी कुछ बाहर हो रहा है वो सिर्फ तेरी वजह से ही हो रहा है। यहाँ पर वो डिटेक्टिव मिस्टर ली पर काफी ज्यादा गुस्सा था। यहाँ पर वो मिस्टर ली से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से वो लोग भी मर रहे हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं है, और उनकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो डिटेक्टिव मिस्टर ली से कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि इसका क्या इलाज है तो तुम हमें बता दो। वो डिटेक्टिव मिस्टर ली को अपने साथ बाहर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर भी ज़ॉम्बीज़ पहुंच चुके थे, जो कि वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बीज़ बनाने लगते हैं। मिस्टर ली यहाँ पर खड़े होकर ये सब चीज देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी डिटेक्टिव पर अटैक कर देता है, और तभी मिस्टर ली पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी को हटाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी डिटेक्टिव देख पाता है कि मिस्टर ली को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया। यहाँ पर मिस्टर ली डिटेक्टिव से कहते हैं कि ओसान हाई स्कूल के साइंस लैब में मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, और उस लैपटॉप पे मैंने सब कुछ बता रखा है कि किस तरीके से इस वायरस से लड़ा जा सकता है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरीके से स्कूल जाकर मेरा वो लैपटॉप लाना होगा। अब तब यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। मिस्टर ली किसी तरीके से उन सभी ज़ॉम्बीज़ को रोकते हैं। वो डिटेक्टिव तुरंत ही वहां से बाहर आकर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। अब तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। डिटेक्टिव उस आदमी की जान बचाते हैं, और इसके बाद ये दोनों स्कूल की तरफ जाते हैं। इधर मिस्टर ली भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुके थे। खैर अब इसके बाद यहाँ पर सुबह भी हो जाती है। इधर ये सभी लोग रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी इन्हें बचाने के लिए नहीं आया था, इसीलिए वॉशरूम में फंसे हुए चारों लोग डिसाइड करते हैं कि ये चारों लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर हारी इन सबसे कहती है कि सबसे पहले हमें ऊपर जाना होगा, क्योंकि ऊपर मेरा भाई फंसा हुआ है और किसी भी तरीके से मुझे अपने भाई को बचा कर लाना है। और इसके बाद ये चारों वॉशरूम से निकल कर आगे जाने लगते हैं। इधर अनाउंसमेंट रूम में से भी लोग रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे थे,
लेकिन काफ़ी देर तक भी रेस्क्यू टीम नहीं आती। इसके बाद ये लोग यहाँ पर सोचते हैं कि इन स्टाफ रूम में जाकर अपने अपने फ़ोन लाने चाहिए ताकि ये लोग मदद के लिए रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुला सके। अब तब यहाँ पर हमें उंजी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उंजी का दोस्त उंजी को बताता है कि तुम्हारी न्यूड वीडियो को उन लड़कों ने शेड्यूल पर लगा दिया था जो कि आज सुबह को अपलोड होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वो ज़ॉम्बी वायरस फैल गया। ये सुनने के बाद उंजी उस पर बहुत ही तो गुस्सा होती है और उसे कहने लगती है कि ये सब चीज़ तुम मुझे अब बता रहे हो। इसके बाद उंजी उन बुली गैंग के लड़कों का फ़ोन लेने के लिए स्टाफ रूम के अंदर जाने लगती है। इधर च्योंग-सान और सोयोग भी फ़ोन लेने के लिए स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे। इधर उंजी भी स्टाफ रूम की तरफ भागते हुए आती है, लेकिन तभी बीच में ही उसे ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। लेकिन उंजी के अंदर इस समय जीने की होप ज़्यादा थी, इसलिए वो किसी भी तरीके से स्टाफ रूम तक पहुंचना चाहती थी। अब तभी अचानक से वो सारे ज़ॉम्बीज़ उंजी को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर उंजी पर कोई भी ज़ॉम्बी हमला नहीं करता। अब उंजी स्टाफ रूम में आकर वहाँ पर मौजूद सभी फोन्स को तोड़ने लगती है। अब यहाँ पर उंजी को नहीं पता कि उन बुली गैंग के लड़कों का कौन सा मोबाइल है, इसकी वजह से वो वहाँ पर मौजूद सभी फोन्स को तोड़ने लगती है ताकि उसकी वीडियो पब्लिक ना हो। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि तभी उंजी भी एक ज़ॉम्बी बन रही थी, लेकिन उंजी किसी तरीके से अपने आप को रोक लेती है। अब तभी च्योंग-सान और सुयोग भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। वो छुप कर यहाँ से एक फ़ोन उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उंजी उन्हें देख लेती है। वो इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। सुयोग किसी तरीके से च्योंग-सान को वहाँ पर बचाता है और इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी च्योंग-सान वहाँ पर देख पाता है कि जो फ़ोन उसने उठाया वो टूटा हुआ है। अब इसके बाद च्योंग-सान दूसरा फ़ोन उठाने के लिए जाता है। अब तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आकर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। च्योंग-सान उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए बाहर चले जाता है। इधर सोयोग भी उस खिड़की वाले रास्ते से वापस चले जाता है। खैर अब इसके बाद हम ग्योनाम को देख पाते हैं जो कि सभी ज़ॉम्बीज़ को मारकर आराम से सो रहा था। अब तभी ग्योनाम के पास उनके प्रिंसिपल आते हैं जो कि यहाँ पर छुपे हुए थे। प्रिंसिपल वहाँ पर ग्योनाम को अपनी कार की चाबी देते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी कार पार्किंग में लगी हुई है, तो मेरी कार को निकाल लाओ और इसके बाद हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ग्योनाम जानता था कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, इसकी वजह से वो बाहर जाने से मना कर देता है। यहाँ पर प्रिंसिपल और ग्योनाम के बीच बहस होने लगती है। इधर हमें ओंजो को डैड को दिखाया जाता है जो कि पॉलिटिशियन और अपने बाकी मेंबर्स के साथ वहां से निकलते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को पानी से किसी तरीके से रोकते हुए ऊपर की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी पॉलिटिशियन और उनके साथी देखते हैं कि छत पर जाने वाले दरवाजे का लॉक लगा हुआ है। ये लोग तुरंत ही ओंजो के डैड के पास जाकर उन्हें इस बारे में बताते हैं। अब तभी ओंजो के डैड का एक साथी आकर उस लॉक को तोड़ता है। अब इसके बाद ये सभी लोग ज़ॉम्बीज़ से बचकर छत पे पहुंच चुके थे। उन लोगों को वहां पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है। ओंजो के डैड इस स्मोक की मदद से उन लोगों को सिग्नल देते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए वहां पर आने लगती है। खैर अब इसके बाद हम च्योंग-सान को देख पाते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहा था और इसके बाद च्योंग-सान उसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर ग्योनाम होता है। यहाँ पर ग्योनाम प्रिंसिपल को मार रहा था। च्योंग-सान ग्योनाम को ऐसा करते हुए देखकर उसे रुकने के लिए कहता है। दरअसल अब ग्योनाम प्रिंसिपल को यहाँ पर मारने वाला था, लेकिन उसके कहने पर ग्योनाम नहीं रुकता और इसके बाद च्योंग-सान अपना फ़ोन निकाल कर उसकी वीडियो बनाने लगता है। यहाँ पर च्योंग-सान ग्योनाम को इस वीडियो को पुलिस को सेंड करने की धमकी देता है, लेकिन ग्योनाम को पता था कि जब यहाँ तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पा रही तो पुलिस की आएगी। इसके बाद ग्योनाम अपने प्रिंसिपल को चाकू से मार देता है और इसके बाद वो च्योंग-सान से फ़ोन को मांगता है, लेकिन च्योंग-सान उस फ़ोन को देने के लिए तैयार नहीं था और इसी चक्कर में इनके बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद च्योंग-सान उस फ़ोन को उठाकर बाहर भाग जाता है, लेकिन ग्योनाम भी उसके बिल्कुल पीछे पीछे होता है। इधर हमें इन चारों को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ से बचते बचते सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए थे। हारी अपने भाई को ढूंढने के लिए सेकंड फ्लोर पर आई थी, लेकिन उसे यहाँ पर कहीं पर भी अपना भाई नहीं मिलता। अब इसलिए ये सब यहाँ से भागते हैं। इसके बाद हम बाहर के माहौल को देख पाते हैं जहाँ पर बाहर के लोग योसान के लोगों को उनके इलाके में आने से रोक रहे थे। अब योसान की ये बात पूरे कोरिया में बहुत ही तेजी से फैलने लगती है। इसके बाद बाकी गवर्नमेंट जल्दी से एक मीटिंग को बुलाती है। इधर हमें सुयोग को दिखाया जाता है जो कि इन सभी लोगों के पास पहुंचकर इन्हें बताता है कि च्योंग-सान वहीं पर रह गया है। अब ये सभी लोग वहाँ पर च्योंग-सान के लिए परेशान होने लगते हैं। यहाँ पर च्योंग-सान ग्योनाम से बचता हुआ एक लाइब्रेरी में पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो कि च्योंग-सान पर हमला कर देते हैं। ग्योनाम भी अंदर आकर च्योंग-सान को पकड़ने लगता है। च्योंग-सान किसी तरीके से उन दोनों से लड़ता है। अब ग्योनाम च्योंग-सान को पकड़कर ज़ॉम्बीज़ को देने लगता है, लेकिन तभी च्योंग-सान के हाथ में जो फ़ोन होता है वो उसी फ़ोन को ग्योनाम की आँख में मार देता है, जिससे कि उसकी आँख बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। च्योंग-सान उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ ग्योनाम पर हमला कर कर उसे वहाँ पर खाने लगते हैं। अब ये देखने के बाद च्योंग-सान जल्दी से वहाँ से भागता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज़ ग्योनाम को छोड़कर च्योंग-सान के पीछे आने लगते हैं। च्योंग-सान किसी तरीके से उनसे बचता हुआ पाइप के रास्ते ऊपर जाने लगता है। तभी वही चारों लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद ये चारों एक मेडिकल रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें कंप्यूटर मिलता है, जहाँ से लोग अपने लिए मदद बुलाने की कोशिश करते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें च्योंग-सान को दिखाया जाता है जो कि पाइपलाइन के रास्ते में रुका हुआ था। वहाँ पर बैठकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। इधर दूसरी तरफ हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि योसान में मौजूद कुछ लोग इस ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की बजाय बहुत ही गलत अफवाहें फैला रहे हैं।
इसकी वजह से योसान में जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो सबको तोड़ रहा है। इधर वो चारों भी अपने लैपटॉप में कुछ भी सर्च नहीं कर पाते। इसके बाद वो लोग फोन से कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वो कॉल कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पर अब चोंगसान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर अनाउंसमेंट रूम में ओंजो चोंगसान के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। अब तब यहाँ पर ओंजो का आइडिया आता है और वो यहाँ पर बैठे हुए एक लड़के से कहती है कि तुमने अपने प्रोजेक्ट में एक ड्रोन बनाया था, क्या पता हम उस ड्रोन की मदद से चोंगसान को ढूंढ पाए। सबको ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद ये सभी लोग उस ड्रोन को लेने के लिए जाते हैं। इधर डिटेक्टिव उस आदमी के साथ मिलकर योसान स्कूल की तरफ आ रहे थे, लेकिन तभी इनके पीछे भी ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए चोंगसान की मोम के रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें वही लड़की हिसू ज़ॉम्बी बनी हुई मिलती है, लेकिन उसका वहां पर बेबी भी होता है, लेकिन वो यहाँ पर बंधी हुई थी, जिससे कि उन्हें यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होता है। डिटेक्टिव उस बच्चे को संभालते हैं। इधर चोंगसान उस पाइप वाले रास्ते से निकल कर वहां से भागने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ अभी भी उसके पीछे थे। अब तभी वो एक कमरे में जाकर लॉक हो जाता है। इधर इन सभी लोगों को ड्रोन मिल चुका था, इसलिए ड्रोन के अंदर एक हेल्प मैसेज को लगाते हैं और इसके बाद वो उस ड्रोन को बाहर भेजते हैं। ड्रोन में लगे कैमरे की मदद से बाहर के हालातों को देख पा रहे थे, जहाँ पर सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इधर ये चारों मेडिकल रूम में थे, लेकिन अब हारी और उसके दोस्त के तीर खत्म हो चुके थे, इसलिए अब ये चारों यहाँ से बाहर आर्चरिंग रूम में जाने का फैसला करते हैं। ये लोग बिल्डिंग के बाहर कूद कर नीचे जाने लगते हैं। अब तभी ड्रोन यहाँ पर आता है, लेकिन वो इन चारों को नहीं देख पाता। अब तभी उनमें से एक लड़का ज़ॉम्बी में तीर लगे हुए देख लेता है और समझ जाता है कि ये उसकी बहन ने ही मारा होगा और वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई है। दरअसल हारी अपने भाई को ढूंढ रही है और हारी का भाई इन सभी लोगों के साथ है। खैर इसके बाद ये लोग ड्रोन की मदद से और आगे देखते हैं और इन्हें एक रूम में चोंगसान मिल भी जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक था। अब चोंगसान को देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग ड्रोन को मदद के लिए स्कूल के बाहर भेजते हैं, लेकिन ये बाहर देख पाते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है। तभी वहां पर एक लड़की देख पाती है कि उसके मॉम डैड ट्रक में, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब अपने मॉम डैड की ऐसी हालत देखने के बाद वो लड़की वहां पर रोने लगती है और जो किसी तरीके से उस लड़की को संभालती है। अब तभी इनकी ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और इनका ड्रोन खराब होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद ओंजो के डैड रेस्क्यू टीम के साथ रेस्क्यू होकर एक जगह पर पहुंचते हैं, जिसे सरकार ने उसे अब रेस्क्यू कैंप बना दिया था। लेकिन यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स इन सभी को एक रूम में बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी इन लोगों का टेस्ट होगा। इधर दूसरी तरफ हम ग्यो नाम को देखते हैं, जिसे कि अब ज़ॉम्बी ने काटा था, इसलिए वो ज़ॉम्बी बनने लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और इसके बाद वो ज़ॉम्बी नहीं बनता और दूसरे ज़ॉम्बीज भी उस पर अब हमला नहीं कर रहे थे। इसके बाद ग्यो नाम फिर से चोंगसान को मारने के लिए उसे ढूंढने लगता है। इधर उंजी को भी उन ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, लेकिन उसने किसी तरीके से अपने आप को ज़ॉम्बी बनने से रोक लिया, यानी कि वो ज़ॉम्बी वायरस ग्यो नाम और उंजी की बॉडी में आकर म्यूटेट हो गया है, जिससे कि ये दोनों ज़ॉम्बी नहीं बनाए, क्योंकि उन दोनों ने अपने ऊपर ज़ॉम्बी वायरस को हावी होने नहीं दिया। अब इसके बाद हम अनाउंसमेंट रूम में बाकी सबको देखते हैं, जो कि वहां पर दुखी होकर बैठे हुए थे। अब तभी वही लड़की जिसके मॉम डैड अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो यहाँ से कूदने का फैसला करती है, लेकिन किसी तरीके से वो सभी लोग मिलकर उसे रोकते हैं। वो सब लोग उस लड़की को समझाते हैं कि उसे खुद के लिए जीना होगा। अब तभी अचानक से वहां पर नामरा को एक आइडिया आता है। नामरा उन सबको बताती है कि हम एक साइड के स्पीकर को चालू करके ज़ॉम्बीज को एक साइड भेज सकते हैं। अब क्योंकि वो सारे ज़ॉम्बीज एक साइड जा चुके होंगे, तो दूसरी साइड पर कोई भी नहीं होगा और इसके बाद हम दूसरे रास्ते से निकलकर चोंगसान के पास जा सकेंगे। अब यहाँ पर नामरा का प्लान इन सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब ये सभी लोग अनाउंसमेंट रूम में जाकर वहां पर अनाउंस करते हैं कि चोंगसान तुम जहाँ पर भी हो तुम वहीं पर रहना, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन ये सभी लोग इस बात से बेखबर हैं कि ग्यो नाम भी इनकी सारी बातें सुन रहा है। अब क्योंकि ग्यो नाम भी चोंगसान को ही ढूंढ रहा था और अब उसे चोंगसान का पता मिल चुका है। इसके बाद ये सभी लोग दूसरे साइड के स्पीकर को चालू कर वहां पर एक म्यूजिक को बजा देते हैं, जिससे कि वो सभी ज़ॉम्बीज उस म्यूजिक की तरफ भागने लगते हैं। अब इनका रास्ता पूरी तरीके से साफ था, लेकिन ये जैसे ही अनाउंसमेंट रूम से निकलते हैं तो बाहर इन्हें एक ज़ॉम्बी मिलती है, जो कि सुन नहीं सकती थी और इसकी वजह से वो यहाँ से नहीं गई। अब जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी वो ज़ॉम्बी इन्हें देख लेती है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सुयोग उस ज़ॉम्बी से लड़ता है। अब तभी ग्यो नाम यहाँ पर आकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। सुयोग ग्यो नाम को थैंक्स कहता है, लेकिन सुयोग को इस बारे में नहीं पता था कि ग्यो नाम को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब यहाँ पर ग्यो नाम सुयोग से पूछने लगता है कि आखिर चोंगसान कहाँ है, क्योंकि मुझे उसे मारना है। अब ये सुनने के बाद सुयोग को बहुत ही बुरा लगता है और इसके बाद इन लोगों के बीच वहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। ग्यो नाम ज़ॉम्बी के काटने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और उसके अंदर कुछ अलग से पावर आ चुकी थी और वह यहाँ पर सुयोग को बहुत ही बुरा मार रहा था। यहाँ पर नामरा देखती है कि सुयोग यहाँ पर नहीं आया, इसलिए अब नामरा भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पर ग्यो नाम को रोक कर सुयोग को यहाँ पर किसी तरीके से बचाती है, लेकिन इतने में ग्यो नाम उसके हाथ पर काट लेता है। तभी सुयोग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इधर ये चारों भी किसी तरीके से उन ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आर्चिंग रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके एक साथी को गहरी चोट लग गई होती है। इधर हम इन लोगों को देख पाते हैं जो कि चोंगसान के रूप में पहुंच चुके थे। तभी ये लोग देखते हैं कि सुयोग और नामरा पीछे ही रह गए
ये लोग जल्दी से उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। इस दौरान हम दोबारा से नायोन को देख पाते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थी और वो इसी रूम के स्टोर रूम में छुपी हुई थी, लेकिन वो इन सब के सामने नहीं आती। इसके बाद ये सभी लोग सुयोक और नामरा को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उन दोनों के पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे, इसलिए जल्दी से उन्हें उस रूम के अंदर लेकर आते हैं। तभी वहां पर एक लड़की नामरा के हाथ पर ज़ॉम्बीज़ के काटने के निशान को देखती है, जिससे कि अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि नामरा भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। इधर दूसरी तरफ हमें ओंजो के डैड को दिखाया जाता है, जो कि उस पॉलिटिशियन के साथ रेस्क्यू कैंप में कैद थे, लेकिन वो अभी भी अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें बाहर जाने नहीं देता। अब तभी दो मिलिट्री ऑफिसर्स इन्हें खाना देने के लिए आते हैं। यहाँ पर ओंजो के डैड अपने एक साथी के साथ मिलकर उन दोनों को वहां पर मार कर बेहोश कर देते हैं और इसके बाद वो उनकी ड्रेस पहनकर यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। इधर च्योंग-सान अब नामरा को मारना चाहता था, क्योंकि इन सबको पता चल चुका है कि अब नामरा भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन तभी बीच में सोयक आकर उसे रोक देता है और कहने लगता है कि इसे कोई भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, बल्कि इसे गुयोनाम ने काटा था। लेकिन च्योंग-सान उससे कहता है कि गुयोनाम भी एक ज़ॉम्बी है, क्योंकि मेरे सामने ज़ॉम्बीज़ ने गुयोनाम को काटा था। अब ये सुनने के बाद नामरा उससे कहती है कि अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं भी इसके बाद एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। इसके बाद नामरा खुद ही बाहर जाने लगती है, लेकिन सोयोक उसे किसी तरीके से वहां पर रोकता है और खिड़की खोलकर वो वहां पर उसे लेकर खड़ा हो जाता है और वो वहां पर सबसे कहने लगता है कि नामरा ज़ॉम्बी बनेगी तो मैं खुद ही नामरा को नीचे फेंक दूंगा। अब ये सभी लोग मान जाते हैं और इसके बाद नामरा खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। इधर ये चारों आर्चिंग रूम में आ चुके थे। यहाँ पर वो अपने साथी की चोट पर दवाइयों को लगाते हैं, लेकिन अभी भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इधर हम दोबारा से नामरा को देखते हैं, जिसे थोड़ी देर बाद कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वहां पर उसकी एक आंख लाल हो जाती है। उसके बाद वो वहां पर सुयो को काटना चाहती थी, तभी च्योंग-सान जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन बीच में सुयो आ जाता है। यहाँ पर च्योंग-सान नामरा को मारना चाहता था। जब यहाँ पर च्योंग-सान और सुयो के बीच आपस में लड़ाई होने लगती है, लेकिन यहाँ पर ओंजो किसी तरीके से इनकी लड़ाई को रोकती है। ओंजो यहाँ पर च्योंग-सान को दिखाती है कि नामरा बिल्कुल ठीक है, मगर नामरा कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। अब तभी नामरा वहां से उठकर बाहर जाने लगती है, लेकिन ओंजो और सुयोक वहां पर उसे रोकते हैं। सुयोक एक बार फिर से उससे कहता है कि गुयोनाम कोई ज़ॉम्बी नहीं था। तब च्योंग-सान उससे कहता है कि मैंने अपनी आंखों से खुद ज़ॉम्बीज़ को गुयोनाम को काटते हुए देखा था। तब ओंजो इन सबको बताती है कि शायद गुयोनाम इम्यून हो गया हो और इसके बाद नामरा भी इम्यून हो जाए। दोस्तों, दरअसल इम्यून वो होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद भी ज़ॉम्बी नहीं बनते। अब तब यहाँ पर एक लड़की ओंजो से कहती है कि क्या पता नामरा बाद में ज़ॉम्बी बन जाए, इसलिए हमें नामरा को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। अब नामरा इन सब के आपस में लड़ाई रोकने के लिए खुद बाहर जाने लगती है। अब तभी ओंजो से रोकती है और कहने लगती है कि अपनी इस गलती की वजह से हम पहले ही बहुत सारे अपने दोस्तों को खो चुके हैं और अब हम नहीं चाहते कि दोबारा से हमारे साथ ऐसा हो। इसके बाद सोयोक अपने हाथों को नामरा के हाथों से बांध लेता है और खुद उनसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। अब सोयोक इन सबको बताता है कि अगर नामरा ज़ॉम्बी बन भी जाएगी तो तुम्हें इस चीज से बिल्कुल भी खतरा नहीं है और वह तुम्हारे पास नहीं आएगी। अब ये सब सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ डिटेक्टिव हिसू के बच्चे को अपने साथ ले आने लगते हैं। ये लोग वहां से भाग रहे थे, लेकिन तभी इन्हें वहां पर एक बच्ची दिखती है जो कि इन्हीं की तरफ भाग कर आ रही थी और इसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे। ये लोग किसी तरीके से ज़ॉम्बी से उस बच्चे को बचाते हैं और दोबारा से उस बच्चे को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। ये बच्ची डिटेक्टिव को बताती है कि मेरी मोम है। डिटेक्टिव देख पाते हैं कि इस बच्ची की मोम भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसके बाद डिटेक्टिव उस बच्ची को अपने गले लगा लेते हैं और कहने लगते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं सभी लोग अब सुयोक और नामरा से काफी ज्यादा दूर बैठे हुए थे। यहाँ पर इन लोगों ने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए लोग यहाँ पर सिर्फ खाने की बातें ही कर रहे थे। इधर नायोन जिस रूम में चुपकर बैठी हुई थी, उस रूम में बहुत सारी खाने और पीने की चीजें रखी हुई थी। अब नायोन उनकी इस भूख को देखकर उनके पास कुछ सामान को लेकर आने लगती है, लेकिन नायोन यहाँ पर देख पाती है कि वो लोग अब उसकी बुराई कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि नायोन की वजह से ही हमने एक दोस्त को खो दिया। अब इनके सारी बातें सुनने के बाद नायोन बाहर नहीं आती। अब तभी इन लोगों को पता चलता है कि इनके रूम में स्टोर रूम भी होता है, इसलिए लोग यहाँ पर स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ने वाले थे। इधर ओंजो के डैड उस कैंप से किसी तरीके से बाहर निकल जाते हैं और अकेले ही उस कैंप से निकल कर भागने लगते हैं। अब तभी एक मिलिट्री ऑफिसर उन्हें वहां पर देख लेता है। ओंजो के डैड उसे मारकर किसी तरीके से यहाँ से भागते हैं। अब तभी दूसरे ऑफिसर्स भी उन्हें देख लेते हैं और इसके बाद वो ऑफिसर्स उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इधर ये सभी लोग स्टोर रूम के दरवाजे को लात मारकर तोड़ रहे थे। अब इनके इस प्रयास से वहां पर दरवाजा तो नहीं टूटता, लेकिन उनकी आवाजें सुनकर उनके गेट पर ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, इसलिए अब ये सभी लोग उस दरवाजे को तोड़ने से रुक जाते हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर एक कैमरा मिलता है और ये लोग अपनी अपनी वीडियो उस कैमरे में रिकॉर्ड करने लगते हैं और वो यहाँ पर इस कैमरे में अपने हालातों को बता रहे थे और सर्वाइव करने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी कर रहे थे। अब वो सभी लोग अपने मॉम डैड के लिए एक मैसेज भी रिकॉर्ड करते हैं। इधर ओंजो भी अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और कहने लगती है कि डैड, मुझे लग रहा था कि आप मुझे बचाने के लिए आ रहे हो, लेकिन मैं गलत थी। इधर दूसरी तरफ ओंजो के डैड सच में मिलिट्री कैंप से बचकर भाग रहे थे ताकि वो अपनी बेटी ओंजो को बचा सकें, लेकिन वो मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार उन पर गोलियां चला रहे थे। अब तभी वो पानी में कूद जाते हैं,
लेकिन वो ऑफिसर्स उन पर पानी में भी गोलियां चला रहे थे, जिससे कि एक गोली उन्हें लग भी जाती है। इधर ओंजो अपने डैड को हर चीज के लिए थैंक्स कहती है। वहीं ओंजो के डैड गोली लगने के बाद पानी में डूबने लगते हैं। और बस इसी एंडिंग के साथ ऑल ऑफ अस आर डेड के 6 एपिसोड की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब क्या ओंजो के डैड मर जाएंगे या फिर नामरा भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी, और आखिर किस तरह ये सभी लोग ज़ॉम्बी से बचेंगे, आगे की कहानी को देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। अगर इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पांस आया तो मैं अगला पार्ट भी जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको सबसे पहले पता चल सके। तो गाइस यार, आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द ला सकूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।